नमस्कार सभी को। अभी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रतिमान पढ़े थे। नॉर्म्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर ठीक है, पर पता होना बहुत जरूरी है। नॉलेज मतलब उससे क्या है कि हम मूल्यों को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। मूल्यों पर जब कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो कल्चरल रिलेटिविज्म पे कोई क्वेश्चन आ जाए, इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल मोरल सिस्टम्स। डिटर्मिनेट्स यानी कि समाज में, हिंदी में ही लिख देते हैं, चलो, समाज में नैतिकता के निर्धारक। तो डिटर्मिनेंट्स, डी आई है कि डी ई है? डिटर्मिनेंट्स डी होगा ना, डिटर्मिनेशन से बना है ना, डी टी या डिटर्मी एम आई एन ए एन टी एस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल मोरल सिस्टम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल मोरल सिस्टम। तो कौन कौन से होते हैं समाज में नैतिकता के निर्धारक तत्व? तो सीधी सीधी देख लेते हैं हम। सबसे पहली जो दशाएं जो होती हैं वो होती हैं आपकी भौगोलिक दशाएं। यही तय कर देता है कि किसी भी सोसाइटी में, भौगोलिक कारक कह लो, भौगोलिक दशाएं कह लो, कि भाई कोई भी सोसाइटी में किस तरह की नैतिकता होगी, नहीं होगी, वहां के भूगोल से पता चलता है। आप अल्कोहल पिएंगे या नहीं पिएंगे, आपके समाज में अल्कोहल पीने को नैतिक माना जाएगा या अनैतिक, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आपका रिलीजन तय नहीं करता है, ये आपका नैतिक सिस्टम तय नहीं करता है, ये आपकी फिलॉसफी तय नहीं करती है, ये तय करता है वहां का क्लाइमेट, वहां की जलवायु, वहां की भौगोलिक दशाएं। क्लियर है? दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें कारक है जनांकीय कारक। जनांकीय कारक कि भाई जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल होता है, कि बहुपत्नी प्रथा है कि बहुपति प्रथा है। जनांकीय कारकों से पता चलेगा। लिंगानुपात से पता चलेगा कि भाई दहेज लिया जाएगा कि दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी किससे पता चलेंगे? जनांकीय कारकों से। और क्या है? आर्थिक कारक। संसाधन कितने हैं, किस तरह की दशाएं हैं, वहां रोजगार कैसा है, इन सब चीजों को आर्थिक दशाएं कहेंगे। इसके अलावा आर्थिक कारक कहेंगे राजनीतिक कारक। किस तरह की राजनीति वहां पे चल रही है, धर्म तंत्र है कि राजतंत्र है कि लोकतंत्र है कि तानाशाही है, उस तरीके से मूल्य बदल जाएंगे। राजा का मूल्य होगा जहां पर जो है तो तानाशाही होगी, वहां पे तो आज्ञा पालन ही है, और क्या कर सकते हो आप? आज्ञा पालन के अलावा कुछ ऑप्शन है भी नहीं आपके पास में। तो राजनीतिक हो गया, 1 2 3 4 हो गया। पांचवा आप कारक किसको आप बता सकते हो? सोशल कारक, सामाजिक कारक, कि समाज आपका किस तरीके का बना हुआ है, समाज का ताना बाना कैसा है, ये आपका निर्धारित करेगा। और धार्मिक कारक, आपके यहाँ किस प्रकार के धर्म का महत्व, इंपोर्टेंस ज्यादा है, वो भी आपके यहाँ क्या करेगा? नैतिकता का क्या कर देगा? निर्धारण कर देगा। इसके अलावा क्या और क्या करेगी? शिक्षा निर्धारित करेगी कि शिक्षा कितनी है। और सांस्कृतिक कारक आप ये कह सकते हो। ये सब ऐसी चीजें हैं जो क्या करते हैं, किसी भी यहाँ के जो मोरल सिस्टम, सोशल मोरल सिस्टम जो होता है उसको तय करेंगे। तो देखिए कैसे तय करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक दिन कि जो पुरस्कार और जो दंड जो दिए जाते हैं लोगों को, वो पुरस्कार और दंड इसलिए नहीं दिए जाते कि किसी को पुरस्कार मिला तो वो बहुत अच्छा आदमी है और किसी को दंड मिला तो वो बहुत खराब आदमी है। दंड तो ब्रूनो को भी मिला, जिंदा जला दिया। अरस्तु को भी जहर पीना पड़ गया, गांधी जी को भी गोली लगी, भगत सिंह को भी फांसी पे झूलना पड़ा, कोपरनिकस की कुटाई पिटाई सुताई हुई, गैलीलियो को माफी मांगनी पड़ी, न्यूटन को माफी मांगनी पड़ी, अरस्तु भाग गया था, हीगल भाग गया था दंड के भय से।
तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी को क्या पसंद है, सोसाइटी के हिसाब से जो व्यक्ति काम करेगा उस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा, और जो सोसाइटी की मोरल वैल्यूज के खिलाफ जाएगा, उनकी व्यवस्था के अगेंस्ट में जाएगा, उसको दंड मिलेगा। जैसे ईरान में, पाकिस्तान में, जैसे मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पे हिजाब पहनना अच्छा माना जाएगा, उस लड़की की सब तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे। और यदि फ्रांस में, यूरोपियन देशों में, अमेरिका में कोई हिजाब पहने तो लोग उसको उतना वाह नहीं करेंगे उसकी। हो सकता है वो उसको ऐसे कह दें कि भाई वो मूवमेंट भी चला था ना, माई हिजाब माई चॉइस, तो ठीक है, पर लोग उसको बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी लोग ये तो कहेंगे कि यार ठीक है, शिक्षण संस्थानों में क्यों लेकर के आते हो, इन जगहों पर क्या जरूरत है बुर्के की, इस तरीके से कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप धर्म के हिसाब से देखें तो कुछ धर्मों में महिलाओं को बिल्कुल छूट नहीं है, कुछ धर्मों में उससे थोड़ी ज्यादा है, और कुछ धर्मों में पर्याप्त छूट है। तो ये सब के सारे कारक हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले भौगोलिक कारक हम देख लेते हैं। और भौगोलिक कारकों में सबसे पहला कारक जो होता है, जो कुछ कारक होते हैं, जैसे जलवायु होता है, उच्चावच होता है, संसाधन होते हैं, पवन है, पवन कैसी है वहां पर, धूल की स्थिति वहां पर क्या है, इन सब हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा निश्चित करके या पढ़ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं में सबसे पहली चीज जो आएगी वो है जलवायु, क्लाइमेट। और क्या आ जाएगा, टेरेन। टेरेन यानी कि उच्चावच। और क्या आ जाएगा आपका, रिसोर्सेज। संसाधन। जलवायु में क्या है, सॉरी, जलवायु में भी क्या है, आज क्या है, मैंने काफी सारी क्लासेस ली है। हाँ, आज मैंने बहुत लंबी क्लास ली है, ठीक है चलो कोई नहीं। जैसे जलवायु का हिसाब क्या है, रूस है, वहां ब्रांडी पिएंगे, अल्कोहल उनकी संस्कृति का हिस्सा होगी। फ्रांस में अल्कोहल संस्कृति का हिस्सा होगी, यूरोप के कई सारे देशों में अल्कोहल संस्कृति का हिस्सा होगी, क्योंकि सर्दी पड़ती है, सर्दी में गर्म रहना है, ब्रांडी में रम पिएंगे लोग, गर्म रहेंगे अंदर से। भारत में गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, अरब देशों में गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए इस्लाम में शराब का निषेध है, इसलिए हिंदुस्तान में शराब का निषेध है, भारत में इसीलिए शराब का निषेध है। अब जैसे जलवायु है तो जैसे वहां पे अल्कोहल आप पी सकते हैं, ऐसे ही वहां पे कपड़े मोटे पहनने पड़ेंगे, टाइट पहनने पड़ेंगे, सर्दी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि इस बॉडी को गर्म रखना है तो टाइट पहनेंगे, हमारे यहाँ बॉडी को ठंडा रखना है इसलिए सब ढीले कपड़े पहनेंगे। कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए भारत के, तो सब जगह तो गर्मी पड़ रही है ना जबरदस्त तरीके से। जैसे कि अभी मैं कोट पैंट टाई लगा करके नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, नई वीडियो बना रहा हूं, तो उसका रीजन यह है कि हमारे यहाँ इतनी सर्दियां ही नहीं है। जबरदस्त सर्दियां होती तो मैं भी पूरा पैक हो जाता। तो जलवायु तय करती है। भारत होगी तो भारत में ठंडी चीज होगी, लस्सी, छाछ, दही, दूध, इनकी ज्यादा वैल्यू होगी, अल्कोहल की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। टेरेन ऐसी उच्चावच वगैरह है, जैसे रेगिस्तान हो गए, कहीं पे क्या चलती है, धूल भरी आंधी चलती है। अब जहां धूल भरी आंधी चलेंगी वहां तो ढीले ढाले कपड़े पहनने पड़ेंगे कि नहीं पहनने पड़ेंगे, वहां बुर्का पहनना पड़ेगा ताकि शरीर गंदा ना हो,
गर्मी भी ना लगे और पूरे शरीर में धूल मिट्टी भी ना उड़े, क्योंकि धूल ही धूल उड़ रही है चारों तरफ। तो यह है। दूसरी तरफ एक बात यूं भी है कि देखो, दुनिया भर की संस्कृतियों में ऐसा है, महिलाओं पर सुंदर दिखने का दबाव बना हुआ है। दुनिया भर की संस्कृतियों में ऐसा है, दुनिया भर के कल्चरों में ऐसा है। और जब महिलाओं के साथ में ऐसा है कि भाई उनको सुंदर दिखना ही है, तो दबाव बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को अच्छे से ढक करके चलती थी ताकि धूल मिट्टी ना रहे। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि विवाह एक अनैतिक व्यवस्था है, यह पुरुषों के पक्ष में ज्यादा झुकी हुई है। और दुनिया भर के में ऐसा है कि पुरुषों को ज्यादा आजादी प्राप्त है। पुरुष ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम है और महिलाएं आर्थिक रूप से उतनी सक्षम नहीं है। इसलिए दुनिया भर में महिलाएं जो है वो पुरुषों पर निर्भर हैं। इसी वजह से महिलाओं को डर लगा रहता है कि पुरुष किसी दूसरी महिला के चक्कर में ना फंस जाए। ये पूरी दुनिया का मामला है, कहीं पे लीगल तरीके से, कहीं पे इलीगल तरीके से, कहीं पे आसानी से हो जाता है, कहीं पे थोड़ी कठिनाई से होता है, कहीं पे थोड़ी ज्यादा कठिनाई से होता है। लेकिन लगभग दुनिया भर में 100% की बात नहीं कर रहा, लेकिन लगभग प्राय है। इसीलिए महिलाओं पर सुंदर बनने का प्रेशर ज्यादा है। तो इसलिए वो वहां पर क्या पहनती, हिजाब पहनती थी, पूरी बॉडी को ढकती आंखों को छोड़ करके, ताकि भाई सुंदर दिखूं। धूल मिट्टी लगती रहेगी, बॉडी खराब हो जाएगी। इसलिए वहां के पुरुष भी आपने देखोगे ऊपर से नीचे तक वो सफेद बुर्का पहनते हैं। पहनते वो भी बुर्का है लेकिन सफेद है, बस वो उनका मुंह नहीं ढका हुआ है वैसे करके। तो ये है। दूसरी बात ये भी होता है, देखो बुर्का है, धीरे धीरे बुर्के को क्या बना देते हैं, वो नियम बना देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं कि जो बुर्का नहीं पहनेगी महिला वो काफिर है, ठीक है, वो इस्लाम के नियमों के खिलाफ जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उच्चावच बदल जाने पर इन प्रतिमानों को छोड़ देते हैं, इन निर्धारक तत्वों को छोड़ देते हैं। कुछ मूर्ख होते हैं कि भाई सऊदी अरब में पहन रहे थे हिजाब, आजकल नॉर्वे में रहने लग गए, ग्रीनलैंड में रहने लग गए, तब भी हिजाब पहन के ही घूम रहे हैं। तो अलग अलग स्थितियां हैं, क्या ही कर सकते हैं। भौंदुओं का कोई गोलू लोग जो होते हैं ना, मूर्ख लोग, उनका कोई धर्म के नाम पे कितना भी मूर्ख बना लो लोगों को, कोई कुछ नहीं कहता। भौंदू कभी अपने आप को बदल नहीं पाते। इसलिए भौंदुओं के लिए निश्चित नियम बना दो, 2-4 नियम बना दो, वो ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, अरे हम तो ऐसे ही हैं, वो रहेंगे स्टाइल में, है मूर्ख। अब हम देख लेते हैं संसाधन में जैसे खेती है, जहां कहीं कृषि होगी वहां कौन सा मूल्य होगा, शाकाहार का। भारत में खूब खेती है तो लोग शाकाहारी हैं। भारत के जिन जिन राज्यों के किनारे समुद्र से टच होते हैं, जिन जिन राज्यों की सी बाउंड्री है, समुद्र से बाउंड्री लगती है जिनकी, वो क्या कर रहे हैं, वो वहां सभी जगह मछली खा रहे हैं लोग, वहां सभी जगह मांसाहार है। नॉर्थ में इतना मांसाहार नहीं है। तो रीजन क्या है, खेती खूब है यहाँ नॉर्थ में। तो ये भी तो है ना। तो शाकाहार और मांसाहार का मूल्य भी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पर रहते हो। जहां बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं वहां लोग सुअर को मस्त खाते हैं, बिंदास खाते हैं, क्योंकि सुअर के बच्चे भी खूब सारे होते हैं और सुअर के मांस को सुरक्षित रख लेते हैं, वह खराब भी नहीं होता कई दिनों तक, क्योंकि सर्दियां इतनी ज्यादा पड़ती हैं, खेती होती ही नहीं है, क्या करें बेचारे। अब सऊदी अरेबिया में कोई कहे कि सुअर खाओ, कैसे खा लेगा, इतनी गर्मी है, गर्मी से ही मार देगा सुअर उनको। दूसरी बात, सुअर के बॉडी में गर्मी प्रदेश जो होते हैं वहां पर कीड़े मिलते हैं, तो उनको वैसे ही बीमार कर देगा, वो लोग मारे जाएंगे बड़ी संख्या में। इसलिए क्या कर दो, इसको हराम कर दो। नियम बना दिया, धर्म से जोड़ दिया। नियम को किससे जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया, ताकि लोग अच्छे तरीके से पालन करें, नहीं तो लोग अच्छे तरीके से पालन ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो संसाधन हो गए, जहां संसाधन बहुत ही सीमित होंगे वहां पर जो है वो उद्यमशीलता एक गुण होगी, संघर्ष एक गुण होगा, मेहनत एक वहां पर मूल्य होगा। तो ये होंगे। तो ये सब कुछ देख लिए, आगे देख लेते हैं जनांकिकीय कारक देख लेते हैं। भौगोलिक कारक देख लिए, जनांकिकीय कारक देख लेते हैं।
थॉमस माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है, एक जनसंख्या सिद्धांत है, तो वो आप पढ़ोगे तो और समझ में आएगा, ज्योग्राफी में पढ़ोगे। दूसरा है जनांकीय कारक, जनांकीय, जनांकीय में कौन किस पर बड़ी की मात्रा आती है और किस पर छोटी आती है यार, गलत लगा दिया ना मैंने, है ना। कंफ्यूजन हो जाता है। डेमोग्राफिक कहते हैं इनको, डेमोग्राफिक फैक्टर, जनांकीय कारक। कहीं पे भी किसी भी देश के बारे में, किसी भी समाज के बारे में अच्छे से जानना है तो क्या करना है, जनसंख्या का अध्ययन करना है। वहां की जनसंख्या का अध्ययन कर लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या क्या समझ में आ जाएगा, जैसे लिंगानुपात को देख लो। एक चीज क्या देख लो, लिंगानुपात। दूसरी चीज देख लो आप, उसको क्या कहते हैं, जैसे बड़े ज्यादा होंगे, बुजुर्ग ज्यादा होंगे, इन सबको जो कहते हैं, ठीक है। तो वो चलो वो आगे देख लेते हैं, पहले लिंगानुपात देख लेते हैं। चलो, जो कोई भी विकासशील देश होगा वहां पर लिंगानुपात में गैप होगा, वहां पर पुरुष ज्यादा होंगे, महिला कम होंगी। विकासशील देशों में अक्सर करके ऐसा होता है। विकसित देशों में लिंगानुपात लगभग बराबर की स्थिति में पहुंच जाता है। और भारत में तो वैसे भी, क्योंकि राजा महाराजाओं का टाइम रहा तो युद्ध में लड़ने वाले लोग चाहिए होते थे, रानियों के लिए युद्ध हो जाते थे। तो तुलसीदास जी के टाइम पे कहावत चलती थी कि जायगढ़ देखी सुंदर नारी, ताईगढ़ जाए धरे हथियार। वो लिख करके गए तुलसीदास जी कि उस समय लोग ऐसे हुआ करते थे कि जहां पर भी सुंदर नारी देखी अपने हथियार लेकर के पहुंच जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि कन्याएं लोग चाहते नहीं थे, सब लोग पुरुष ही चाहते थे। और धीरे धीरे क्या परंपरा बन गई, कन्या भ्रूण हत्या की परंपरा बन गई कि भाई जान बचानी है तो घर में कन्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो राजा आ जाएगा, लोग तलवार लेकर के आ जाएंगे घर में। इसीलिए लोग बाल विवाह करने लग गए। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि पर्दा प्रथा का कारण भी ये रहा। तो ये सारी की सारी चीजें जब हैं तो भारत में कन्या भ्रूण हत्या रहेगी, और जब कन्या भ्रूण हत्या रहेगी तो भारत को तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा ना। लेकिन भारत में जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो कानून है वो क्या है, पीसी, क्या ना क्या कौन सा कानून है आपका, पीसी पीएनडीटी, पीसीपीएनडीटी एक्ट है, ठीक है। प्रीनेटल डिटर्मिनेंट टेस्ट, तो वो करके होता है। तो ये कानून है। लेकिन भारत में कानून कौन मानना है, हरियाणा हो गया आपका, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, इन सारी जगहों पे कौन कानून बना रहा है भाई। लिंगानुपात यहाँ पे खूब चेक हो रहा है, खूब कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, ठीक है। इसके अलावा टीएफआर देख लो, टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि वहां पर कितने एक जो महिला है वो अपनी प्रजनन आयु में कितने संतानों को पैदा कर रही है, इसको टीएफआर कहते हैं। इसको अध्ययन कर लो, इससे भी पता चल जाएगा। जीवन प्रत्याशा को पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। जैसे जापान में बुजुर्गों का बहुत बड़ा सम्मान है क्योंकि वहां पे संसाधन खूब सारे हैं, जीवन प्रत्याशा वहां बहुत बड़ी हुई है। एस्किमो जो जनजाति है वहां बुजुर्गों को मार देते हैं क्योंकि संसाधन ही नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मछली का शिकार करते हैं वो बेचारे, दिन भर खड़े रहते हैं यूं, मछली आई तो मारेंगे तो खाएंगे, खेती वेती कुछ है ही नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो बुजुर्गों को पालेगा कौन, कहां से इतने संसाधन आएंगे, तो वहां बुजुर्गों को मार दिया जाता है। जापान में बुजुर्गों का बहुत बड़ा सम्मान है।
कुछ जगह पर बहुपति प्रथा भी चल रही है अभी भी, इंडिया में ही चल रही है, देहरादून के आसपास है कोई जनजाति, खस जनजाति है शायद, वहां भी बहुपति प्रथा चल रही है। तो ये जनसंख्या के ऊपर निर्भर कर रहा है कि भाई बहुपत्नी प्रथा होगा कि बहुपति प्रथा होगी, जनसंख्या कैसी है आपकी, लिंगानुपात आपका कैसा है। और दूसरी बात, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां क्या होगा, प्रतिस्पर्धा का मूल्य होगा। और इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा का मूल्य होता है, जैसे भारत है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, सब दौड़ रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, साला 15-15, 20-20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। पीओन की पोस्ट निकलती है और पीएचडी धारक लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या ही इतनी ज्यादा है, संसाधन बहुत कम है, क्या करें क्या भाई। और लोगों की उम्र जो है वो दौड़ते दौड़ते खत्म हो रही है, जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, क्या करें, जनसंख्या इतनी ज्यादा, संसाधन बहुत कम है, ऑप्शन ही नहीं है। इंडिया में देख लो कितने यूट्यूबर होंगे, कितने लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं मेरे जैसे लोग। विदेशों में देख लो कितने सारे होंगे, बहुत ही कम होंगे, गिनती के लोग होंगे, क्योंकि संसाधनों की कमी ही नहीं है उनके पास, उनके यहाँ लोगों की कमी है, जनसंख्या की कमी है, संसाधन खूब सारे हैं, लोग नहीं है। हमारे यहाँ लोग खूब सारे हैं। जैसे वे क्या कहते हैं, एक बार एक जोक मैंने पढ़ा था कि अमेरिका का, जापान का और भारत का आदमी कहीं जा रहे होते हैं, तो अमेरिका होता है तो अमेरिका खूब सारे डॉलर ऐसे ही समुद्र में फेंक देता है। तो वो दोनों जापान के भारत को पूछते हैं, अरे तुम क्या, अरे हमारे यहाँ खूब डॉलर है, हम डॉलर का क्या करेगा, खूब फेंक देते हैं। जापान के लोगों की बारी आती है, जापान जो येन फेंक देता है अपने पैसे खूब सारे समुद्र में, हमारे पास भी खूब पैसा, हम क्या करेगा। भारत की बारी आती है, भारत की आती है तो भारत क्या करता है कि भारत के 2-3 लोग वहां काम कर रहे थे बोट पे, वो 4-5 लोगों को समुद्र में फेंक देता है। लोग पूछते हैं कि, वो दोनों पूछते हैं भाई क्या किया, अरे हम भारत के हैं, हमारे यहाँ खूब सारे लोग हैं, हमारे यहाँ लोगों की क्या कमी है, फेंको सालों को, मारो। तो भारत में जनसंख्या ऐसी है, इतनी ज्यादा है, दिन रात लगे हुए हैं, हर किसी को भौतिक संपत्ति, क्योंकि भाई संसाधन ही इतने सारे हैं, क्या करें भाई। हमारे यहाँ तो भाई दहेज भी प्रतिस्पर्धा का रूप लेता जा रहा है, दहेज में भी रेस है, स्कूल में पढ़ाने में रेस है, गाड़ियों में रेस है, बड़ा बनने की ओर है। वह संसाधन इतने ज्यादा है, उनको या किसी से मतलब ही नहीं है। हमारे बच्चों को पहली क्लास से सिखा रहे हैं अच्छे नंबर लाने, अच्छे नंबर लाने, अच्छे नंबर लाने। विदेशों में आनंद का मूल्य ज्यादा है, मौज मस्ती का मूल्य ज्यादा है यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि संसाधन खूब है, जनसंख्या कम है। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, संसाधन कम है। दूसरी बात, उम्र का ढांचा देख लो, जहां बच्चे ज्यादा होंगे वहां नवाचार खूब होंगे, और जहां बुजुर्ग ज्यादा होंगे वहां नवाचार होने की संभावना बहुत कम बढ़ जाएगी। एक जनजाति है UBONTU, इसको आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। इन लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना ही नहीं होती, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल नहीं होती, नाम के लिए भी नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, सारे के सारे जनांकीय कारक हो गए, और इनको विस्तार से लिख देना आप सब लोग, है ना। ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें जो बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ाया जाए, समझाया जाए, ये सब कुछ नॉर्मल ही है, और आपके लेवल के हिसाब से तो बहुत ही आसान ही है यार ये तो। अब हम देख लेते हैं आर्थिक कारक। तीसरा क्या है, आर्थिक कारक। जैसे यदि कहीं पे प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, खेती वगैरह, और कहीं पर तृतीय क्षेत्र ज्यादा है, तृतीय क्षेत्र यानी कि नौकरी, सेवा। जहां प्राथमिक क्षेत्र होगा, जहां खेती ज्यादा होती होगी, वहां पर लोग संयुक्त परिवार के मूल्य को रखेंगे, और जो नौकरी की खोज में हैदराबाद घूम रहा है, बेंगलोर घूम रहा है, दिल्ली घूम रहा है, मुंबई घूम रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होगा, एकल परिवार होगा।
ये संयुक्त परिवार को लेकर के कैसे चलेगा बेचारा? नौकरी तो कभी भी बदल सकती है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। ये कैसा रहेगा? प्रकृति से सहयोग की भावना इसके मन में रहेगी। इसके घर में तो एक मनी प्लांट लगा हुआ है, वही प्रकृति है, तो ये कैसा होगा? प्रकृति से दूर होगा, प्रकृति से अलगाव होगा इसके मन में। ये तो दिन रात प्रकृति के बीच में ही है ना, खेतों का सम्मान कर रहे हैं, लकड़ी चाहिए इनको तो, और दूसरी चीज चाहिए। यहाँ पर स्थिरता का मूल्य होगा कि नहीं बेटा एक जगह टिक करके रहना, ये मकान नहीं खरीदेंगे, किराए में ही रह लेंगे, क्योंकि स्थिरता का मूल्य ही नहीं है। नौकरी कभी भी बदल सकती है, हर शहर में थोड़ी फ्लैट खरीदते बेचते घूमेंगे, तो ये सारी बात रहेगी। क्योंकि गांव में रह रहे हैं, संयुक्त परिवारों में रहेंगे, तो सामाजिकता का मूल्य रहेगा। इनके अंदर सामाजिकता का मूल्य ही नहीं आ पाएगा। क्योंकि सामाजिकता का मूल्य रहेगा तो यहाँ पे रूढ़िवादिता भी आ जाएगी, और ये कैसे हो जाएंगे? ये नवाचारी हो जाएंगे, इनको कोई टेंशन ही नहीं है ना, नया कुछ भी कर लेंगे, ये तो क्या है, इनको यहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं है, इनका समाज ही नहीं है, इनकी सोसाइटी ही नहीं है यहाँ पर। और जितने भी समाज सोसाइटी है वो हर नवाचारी है, तो वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे आप आईएएस बनोगे तो फैमिली को कैसे रखोगे अपने साथ? आपके बड़े बुजुर्ग, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, सबको कैसे रखोगे? आपके मम्मी पापा भी बहुत मुश्किल से रहेंगे यार, बहुत मुश्किल हो जाता है। और शहरों में क्या हो जाता है कि हर जगह, हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। शहरों में जाकर के देखो ना, कोई किसी को पहचानता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। याद तेरी आए तो मेले में अकेला कर दे, ऐसा करके एक और शेर है ना शायद, तो वो वाली बात है। दुनिया हसीनों का मेला तो है, पर दिल अकेला ही है, क्या करें। तो ये वाली बात है। अब ये हो गई आर्थिक विचारधारा कौन सी है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे पूंजीवाद यदि कोई है, यदि कहीं पर पूंजीवाद की विचारधारा चल रही है, तो वहां पे नियम, बहुत ज्यादा कानून चलेंगे, क्योंकि पूंजीवाद हमेशा नियम के आधार पर चलता है। स्वार्थ का मूल्य हावी रहेगा, लाभ का मूल्य हमेशा हावी रहेगा, प्रतिस्पर्धा का मूल्य हमेशा हावी रहेगा। तो ये सारे के सारे मूल्य कहां रहेंगे? पूंजीवाद में रहेंगे। लेकिन यदि कहीं पे समाजवाद होगा, समाजवादी विचारधारा कहीं पे होगी, आर्थिक विचारधारा समाजवादी, तो वहां पर देखो, यहां पे क्या रहेगा? उदारवाद रहेगा। उदारवाद क्या होता है? नियमों में रह करके प्रतिस्पर्धा करना। तो वैसे तो समाजवादी विचारधारा दुनिया के किसी भी देश में सफल नहीं हो पाई है, सच बात तो यह है। लेकिन फिर भी ये जो क्या कहती है, समानता की बात करती है। लेकिन फिर भी जिन देशों में, जिन आर्थिक विचारधाराओं में इसका प्रभाव है, वहां समानता का मूल्य ज्यादा होगा, सहयोग का मूल्य ज्यादा होगा, सभी को साथ लेके चलने का मूल्य ज्यादा होगा, तो साहचर्य की भावना होगी, यहां सामूहिकता होगी, क्योंकि पूरे समाज के साथ काम कर रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? आपकी आर्थिक विचारधारा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यह आपके यहां आर्थिक विचारधारा कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट कारक हम देख लेते हैं, कौन सा? राजनीतिक कारक। चौथा है, पांचवा है राजनीति, जो भी हो, है ना, राजनीतिक कारक। अब राजनीति में देख लो ना यार, किसके यहाँ कौन सा है, उससे राजनीतिक कार्य मतलब शासन का प्रकार कैसा है, शासन का प्रकार कैसा है, उससे तय हो जाएगा। जैसे एक होता है थियोक्रेसी, थियोक्रेसी यानी कि धर्मतंत्र। एक होता है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र।
और क्या रहेगा? मोनार्की, यानी कि राजतंत्र। राज कहानी एक सीरियल आया करता था पहले DD1 पे, संडे को, राज कहानी। तो राजतंत्र, मोनार्की। डिक्टेटरशिप, तानाशाही। क्या होगा? तानाशाही। चलिए तो देख लेते हैं फटाफट से, चारों का प्रकार हम देख लेते हैं क्या है। धर्मतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाही। तो जहां पे धर्मतंत्र रहेगा वहां पर सबसे ऊपर किसको मूल मानेंगे? धर्म को मानेंगे। जैसे वेटिकन सिटी है, और भी कई सारे देश हैं जो पूरी तरीके से मान लो किसी धर्म के आधार पर ही चल रहा है वहां पे कार्यक्रम। तो पाकिस्तान तो नहीं है, और भी कई सारे देश हैं। शायद ओमान में ऐसा है, या सऊदी अरेबिया में प्रिंस का साइन है, शासन है, तो वहां है। तो वहां पर क्या होगा? आज्ञाकारिता का मूल्य होगा। ठीक है, वहां पर जो है वो लोकतंत्र, मतलब सामूहिकता का मूल्य हो नहीं सकता। जैसे लोकतंत्र जहां होगा वहां चिंतन का विकास होगा, वहां संवाद का मूल्य होगा, वहां सहिष्णुता का मूल्य होगा, यहां पारदर्शिता का मूल्य होगा। क्या यहां पारदर्शिता का मूल्य हो सकता है? नहीं हो सकता। धर्म ने कहा सही है वो सही है, तो इसमें और इसमें पारदर्शिता का मूल्य नहीं होगा, राजतंत्र में भी नहीं होगा, और तानाशाही में तो संभव ही नहीं है। राजतंत्र का उदाहरण आपको देखना हो तो जैसे UAE का उदाहरण आप ले सकते हो, वहां पर प्रिंस क्राउन ऐसा कुछ चलता है। तो राजा ने कहा, जो कहा राजा ने वही सही है। और डिक्टेटरशिप में भी वो है ना, एक भाई ने बोला करने का तो करने का, तो क्या है? राजतंत्र है। राजा साहब ने बोला करने का मतलब करने का। डिक्टेटरशिप में भी क्या है? नॉर्थ कोरिया का उदाहरण ले लो, वो किम जोंग उन जो है, वो क्या है? जो तुमको हो पसंद वो बात करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब लिख के गए, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। हुजूर हमको नहीं इल्म हकीकत का, हुजूर हमको नहीं इल्म हकीकत का, जो आप फरमाएं वही बात सही लगती है। हुजूर हमको नहीं इल्म हकीकत का, आप जो फरमाएं वही बात सच लगती है, या वही बात सही लगती है। यह है राजतंत्र, वो सॉरी, यह है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। और बाकी लोकतंत्र में सारे के सारे गुणों का विकास होगा, और इनमें से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार के गुणों का विकास होगा ही नहीं। ठीक है। और क्या होगा? यह चापलूसी का गुण होगा। ठीक है, वो है ना कि कांटे मिले ना तुम्हारे साथी, कांटे लगे ना तुमको पैरों में साथी, हम दिल बिछेंगे बन के जीवन, ऐसा कुछ गाना है एक, तो वो भी है ना। चलिए तो देखें, अब धार्मिक कारक देख लेते हैं। राजनीतिक कारक तो आपको पता ही चल गया होगा, अब देख लेते हैं धार्मिक कारक। धार्मिक कारक देखिए, कहीं पे यदि एक ही धर्म है, किसी समाज में एक ही धर्म है, तो वहां पे क्या आ जाएगी? कट्टरता आ जाएगी। वहां पे क्या आ जाएगी? रूढ़िवादिता आ जाएगी। और कहीं पे किसी समाज में कई धर्म है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? उदारता आ जाएगी। वहां पर सहिष्णुता का मूल्य होगा।
अब इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है कि धर्म की प्रकृति कैसी है। अब धर्म के बारे में क्या है कि यार बोलने में भी बड़ा माहौल आजकल दुनिया में ऐसा हो गया है ना कि बोलने भी नहीं देते हैं लोग बाग। तो धर्म की प्रकृति कैसी है, जैसे कि ईसाई धर्म है और इस्लाम धर्म है, दोनों ही धर्म परिवर्तन के लिए खूब माने जाते हैं। हालांकि यहूदी धर्म भी सामी धर्म ही है, अब्राहमिक रिलीजन भी वही है, 3 अब्राहमिक रिलीजन है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, तो नहीं है। और दोनों ही धर्मों में, ईसाई में और इस्लाम में, दोनों में ये मान्यता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि उनके धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो गलत रास्ते पे चल रहा है, और उसको ठोक पीट करके सही रास्ते पे लाना हमारा धर्म है। तो ये उनकी रूढ़िवादिता है। तो जहां इस धर्म का ज्यादा वो होगा, वहां पर यदि कोई धर्म माइनॉरिटी में है, कम संख्या में है, तो वो रह ही नहीं पाएगा। और इसीलिए इस धर्म की प्रकृति ऐसी है, इसीलिए ये क्या करेंगे, धर्म, वो जो धर्म परिवर्तन है वो भी बड़ी संख्या में करवाएंगे। यहूदी समाज जो है, यहूदी समाज का एक समुदाय है जिसको कहते हैं जेहोवा विटनेस कम्युनिटी। जेहोवा विटनेस समुदाय, कम्युनिटी है, समुदाय कह लो। एक बहुत फेमस केस हुआ केरल में 1985 में, वो हुआ। तो वो जो केस हुआ था 1985 में आपका, उस केस का नाम क्या था, विजय इमैनुअल। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। ये इतनी रूढ़िवादी ये कम्युनिटी है, केरल में पाई जाती है, यहूदी समाज से बिलोंग करती है, कि ये इनको यदि जीवन में मरने की अवस्था भी हो, उनको ब्लड चाहिए ना, तो अपनी ही कम्युनिटी के व्यक्ति का लेंगे, दूसरी कम्युनिटी का लेंगे नहीं, चाहे भले ही मर जाए। तो क्या हुआ कि इनकी कम्युनिटी में था, तो ये राष्ट्रगान में खड़े थे, तो राष्ट्रगान में खड़े तो थे, राष्ट्रगान बोल नहीं रहे थे। स्कूल ने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया तो मामला कोर्ट में चला गया। जब मामला कोर्ट में गया तो केरल हाई कोर्ट ने इनको, स्कूल को साथ दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 को देखा, ठीक है, फिर 25 और 26 आर्टिकल को देखा, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देखा, धार्मिक स्वतंत्रता को देखा, और इस आधार पर फैसला किया कि यदि कोई धर्म के आधार पर राष्ट्रगान गाना नहीं चाहता है तो उसको छूट है, पर उसे राष्ट्रगान का अपमान करने की छूट नहीं है। इसलिए वो राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़ा रहेगा, पर उसको ये छूट है कि वो नहीं गाना चाहता तो नहीं गाए, पर सावधान की मुद्रा में जरूर खड़ा रहेगा, सम्मान करेगा। तो ये जेहोवा विटनेस कम्युनिटी, तो इस धर्म की प्रकृति से भी लोग वैसे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी मतलब कि एक खास धर्म से बिलोंग करता हूं इसलिए कह रहा हूं, बट दुनिया का सबसे उदार धर्म यदि आप देखो तो हिंदू धर्म है। कोई बच्चे को भाई बना, कोई भगवान को भाई बना के बैठा है, कोई बेटा बना करके बैठा है, कोई माँ बना करके बैठा है, कोई पति मान करके बैठा है, कुछ भी मानो। 9 दर्शन चलते हैं हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में इतना नहीं है। 9 दर्शन। और कई सारे धर्मों में प्रतिमान बदल जाने पर लाठी वाले चल जाते हैं, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग हिंदू धर्म में भी ऐसे हैं जो कट्टरता लाने की कोशिश करते रहते हैं, पर सभी लोग वैसे नहीं है, अधिकतर ज्यादातर ऐसा ही है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में आप देखे होंगे तो अहिंसा का मूल्य खूब है, सहिष्णुता का मूल्य बहुत भर भर के है, उदारता का मूल्य है। तो ये सारे के सारे मूल्य जो है वो है, ठीक है। तो ये सब धार्मिक कारक हो गए। अब हम क्या देख लेते हैं, थोड़े से सामाजिक कारक भी देख लेते हैं। क्लासेज वगैरह ठीक तो लग रही हैं आपको यार, शुरुआत ही है तो पता नहीं। शुरुआत में क्या है कि पहला टॉपिक ही ऐसा है हमारा कि इसमें रिदम लाने में थोड़ा समय लग जाता है। अब जो नेक्स्ट, अब तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर जो उसके बाद में एटीट्यूड पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा फिर रिदम में आएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से काम चलेगा। फिर अच्छे से वेल कनेक्टेड चीजें दिखेंगी, पहले टॉपिक में वेल कनेक्टेड चीजें दिखती नहीं है। तो समाज कैसा है, यदि समाज समरूपी है, यानी कि
एक ही तरीके के लोग हैं तो समाज एक अलग तरीके का होगा। और विषम रूपी है, यानी कि कई तरीके के छोटे छोटे समाज उसमें रहते हैं, विषम रूपी, तो समाज अलग होगा, उसके मूल्य जो है वो अलग जो है वो तरीके के विकसित होंगे। जैसे विषम रूपी होगा तो मौलिकता होगी, समरूपी होगी तो नवाचार नहीं होंगे, शिक्षा रहेगी तो समाज में नवाचार ज्यादा होंगे, जागरूकता रहेगी तो समाज आगे बढ़ेगा। तो यही सब है, और तो कुछ खास है नहीं इसमें। पहला टॉपिक मेरी तरफ से यहाँ खत्म है, और कुछ बचता नहीं है पहले टॉपिक में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में इसके पे हम चर्चा करेंगे, और हल्की हल्की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन फ्रेमिंग देख लेंगे। और यदि आपको क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कमेंट लिस्ट हम आपको डाल देंगे। टॉपिक नंबर 2 चलेगा फिर एटीट्यूड, अभिवृत्ति। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है क्लासेस वगैरह कैसी लग रही है ना, बताओगे तो ठीक रहेगा, मुझे भी थोड़ा समझ में आएगा, आइडिया लगेगा। चलिए फिर चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कुछ भी जानना हो, समझना हो, पूछना हो तो जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स का यूज करें भाई, किसी भी तरीके का डाउट हो जरूर पूछें। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।